जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो बिना किसी देर के चलते हैं आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम चर्चा ऑलरेडी 2 क्लासेस की हो चुकी हैं। ये आपकी तीसरी क्लास रहने वाली है। हम बात कर रहे थे खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश में हमने अलाउद्दीन खिलजी का आधा तो पढ़ लिया, बस कुछ हिस्सा बचा रह गया था, उसको देख लीजिए। आज ये क्लास हमारी अलाउद्दीन खिलजी की लास्ट क्लास रहने वाली है। खिलजी वंश का आज हम लोग इसमें अंत करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख 4 कर। प्रमुख कर थे, कितने प्रकार कर थे? 4 प्रकार के कर थे। ठीक है, पहला कर कौन सा लगाया इसने? जजिया कर। यह गैर मुसलमानों से लेते थे। गैर मुसलमान मतलब हिंदू रहे होंगे, ईसाई रहे होंगे, क्रिश्चियन रहे होंगे, ऐसे हिंदू रहे होंगे, क्योंकि भारत में उस टाइम पे ज्यादातर लोग क्या थे? हिंदू थे। तो हिंदुओं से लेने वाला कर कौन सा था? ये आपका यह गैर मुसलमानों से लेते थे। इसके बाद खरज। यह क्या था? यह मुसलमानों का भूमि कर था। कौन सा कर था? भूमि कर था। मुसलमानों से ये भूमि कर के नाम पे लिया करते थे। इसके बाद हम बात करें खुम्स। खुम्स यह सैनिक द्वारा लूट पर लिया जाता था। जैसे सैनिक कहीं पे अभियान करने गए, ठीक है ना, अभियान करने के बाद जब अभियान कर लिए तो अभियान में जो कुछ भी सामान लूट करके लाए हैं तो उसको क्या करेंगे? उस पर कर लगाता था। ठीक है, तो वो ये वाला कर था। अब आ जाइए आगे देख लेते हैं। मकान और घड़ी तथा चारागाह पर यही कर लगाता था। कौन सा कर लगता था? खुम्स कर। ठीक, अब आगे देखिए जकात। यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। यह मुसलमानों के आय पर लिया जाता था। यह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। यहां पे मुसलमानों के भूमि पर लिया जाता था कर, यहां पे मुसलमानों की जो आय हुआ करती थी उस पर कर लिया जाता था। ठीक है, इतना आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। आ जाइए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रहने वाला है ये आपके लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विभाग की स्थापना की थी। देखिए सब कुछ तितर बितर हो गया था, नहीं कुछ इधर जा रहा है, कुछ उधर जा रहा है, तो इसने क्या किया? सारी चीजों को वेल मेंटेन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठा तो सारी चीजों को क्या किया? इसने वेल मेंटेन किया। उसी में इसने क्या किया? विभागों की स्थापना करवाई। जैसे आज के टाइम पे स्वास्थ्य विभाग है, सैन्य विभाग है, अपने यहाँ है ना, सैन्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस वालों का अलग है, एमएलए अलग है, ऐसे करके ये भी विभागों की स्थापना करवाई। कौन कौन से विभाग करवाया ये देख लीजिए। दीवाने अरिज। दीवाने अरिज क्या था? सैन्य विभाग। ठीक है ना, सैन्य विभाग था। सेनाओं पर नियंत्रण करना, क्या करना है, सेना को कहां जाना है, लड़ाई किससे करनी है, कैसे जाना है, सारा विभाग कौन देखता था? ये दीवाने अरिज। उसे हम लोग क्या बोलते थे? दीवाने अरिज, जो सैन्य विभाग था। आगे देखिए दीवाने ईशा। दीवाने ईशा क्या है? शाही आदेशों का पालन कराना। ठीक है ना, जैसे कोई राजा ने कोई फरमान जारी किया कि ये चीज हो जानी चाहिए हमारे यहाँ, हमारे राज्य में, तो उस चीज का पालन करवाना ही किसका था? किसका काम था? दीवाने ईशा का। ठीक है ना। दीवाने वजारत। दीवाने वजारत एक प्रकार का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद था। इन सबसे ज्यादा ऊपर कौन सा था पद? यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पद था। ठीक है, ये चीज आपको याद हो जाएगी क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता था कि दीवाने अरिज किससे संबंधित है? सैन्य विभाग से है, शाही आदेश से है, या फिर यह सबसे महत्वपूर्ण पद था, या फिर यह विदेशी विभाग था, मतलब क्या था? ठीक है, इस टाइप का कुछ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। दीवाने वजारत क्या था? यह सबसे महत्वपूर्ण पद था। ठीक है ना। दीवाने रसातल क्या था? यह विदेशी विभाग था। ठीक, कौन सा विभाग था? विदेशी विभाग था। अब आ जाइए आगे देख लेते हैं। दीवाने रियासत क्या था? यह बाजार पर नियंत्रण करना था। बाजार जो होती है ना, उसके ऊपर ये लोग क्या करते थे? नियंत्रण करने का काम किया करते थे। वही क्या था आपका? दीवाने रियासत।
ठीक है। दीवाने रसातल आपने जाना कि यह विदेशी विभाग था, विदेशी की चीजें क्या होना है क्या नहीं होना है ये सारी चीजें ये देखा, ये वाला विभाग देखा करता था। दीवाने वजारत क्या करता था, यह सबसे महत्वपूर्ण पद था, ठीक है। इन सबसे ऊंचा जो पद था तो यही था। राजा के बाद अगर हम दूसरे नंबर पे कहें कि कौन सा पद था तो यही पद था, ठीक है। फिर इसके बाद आप दीवाने ईसा के बारे में आपने पढ़ा कि शाही आदेशों का क्या करवाना, पालन करवाने का काम कौन करता था, ये लोग किया करते थे। इसके बाद देखिए दीवाने अरीज क्या करता था, सैन्य विभाग था। इनको ये करना था कि भाई यहाँ जाना है सैन्य अभियान करने की, वहां जाना है, किस जगह पे उत्तर में हम लोग सैन्य अभियान करेंगे या दक्षिण में करेंगे, किस जगह पे करेंगे, ये सारा कौन देखता था, ये आपका विभाग देखता था, दीवाने अरीज। यही लोग ये भी देखते रहे होंगे कि कितना तीर बची है, कितनी खरीदनी है, बनवानी है, मतलब ये सारा चीज कौन देखता था, ये आपका, ठीक है। आ जाइए देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सैन्य अभियान। प्रमुख सैन्य अभियान की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये जानना होगा इसके लिए कि इनके पास जो था 4 प्रमुख सेनापति थे, ठीक है। आ जाइए देख लेते हैं कौन कौन से। नुसरत खां था, जाफर खां था, उलूग खां था और मलिक काफूर था। इसके बारे में भी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो आपको आगे पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1257 में सबसे पहली बात तो इसे क्या था कि समुद्री व्यापार करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, ठीक है। तो गुजरात से हो सकता था समुद्री व्यापार, तो इसने क्या किया कि सोचा सबसे पहले गुजरात के राजा को हरा करके हम वहां का पूरा कारोबार जो है संभाल लेते हैं। तो ये चीज इसने सोचा और इसके बाद उसके लिए निकल पड़ा, ठीक है। पहली बात तो ये कभी खुद नहीं जाया करता था, ये अपने सेनापति को भेजता था। तो बोला कि सबसे अच्छे तुम मेरे लिए हो नुसरत खां, एक काम करो कि तुम जाओ और वहां के राजा को हरा करके आओ, गुजरात के राजा को। नुसरत खां भी बोला कि ठीक है महाराज, जैसा आप ठीक समझें मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। अगर आप बोल रहे हो कि जाना है तो मुझे तो उसमें कोई संदेह ही नहीं है, मुझे जाना है मतलब जाना है, ठीक है। वहां से निकला ये, और निकलने के बाद 1257 में, कब, 1257 में गुजरात के शासक रायकर्ण को नुसरत खां क्या करता है, हरा देता है। रायकर्ण यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गुजरात के जो राजा थे, शासक थे, वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और हारने के बाद यहाँ पे नुसरत खां क्या हो जाता है, वहां का अपना जो लूटना होता है लूटता उठता है। इसके बाद महाराज जी को खबर भेजता है, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को, महाराज को खबर भेजता है कि भाई यहाँ हम जीत गए हैं, ठीक है। और जीतने के बाद इसी खुशी में क्या करता है, वहां पे किसकी मंडी लगी हुई थी, गुलामों की मंडी लगी हुई थी, ठीक है। तो वहां से एक गुलाम खरीदता है जिसका नाम क्या था, जिसका नाम क्या था, मलिक काफूर। क्या था, मलिक काफूर। मैंने आपको बताया कि 4 प्रमुख सेनापति थे, जिसमें से मलिक काफूर था, ठीक है। मलिक काफूर क्या था, एक किन्नर था। क्या था, किन्नर, हिजड़ा। अब देखिए हिजड़ा ही क्यों खरीदा। अब देखिए एक चीज आपको अच्छे तरीके से पता हो कि जो महारानियों की रक्षा में सेना लगाई जाती थी तो किन्नरों की लगाई जाती थी, क्योंकि राजा को तो पता था कि भाई जैसे हम हैं वैसे ही दूसरा भी लड़का है, वो भी लड़का है, फिसल सकता है, महारानी के ऊपर ही फिसल गया तो तुम्हें बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रह जाऊंगा, है ना। और दूसरा ये था कि भाई जो दासियां हैं उनसे बस तो संभलेगा नहीं, है ना। तो ये क्या किया करते थे जो महाराजा राजा हुआ करते थे उस टाइम के, तो हिजड़ों को लिया करते थे, किन्नरों को लिया करते थे, क्योंकि इनसे तो कुछ होगा नहीं, है ना। तो ये बहुत चालाक हुआ करते थे पहले के राजा ओजा, ठीक है। तो पहले के जो राजा ओजा हुआ करते थे वो क्या होते थे, बहुत ही ज्यादा चालाक हुआ करते थे। वो लिया करते थे क्या, हिजड़ों को लिया करते थे, अपने सेना में भर्ती करते थे, उनको सिखाते उखाते थे, तलवार चलाना सब कुछ चलाना सिखाते थे, ठीक है। ये लेकर के आया कौन, नुसरत खां, जब जीत करके वहां से आया और गिफ्ट में लेकर के आया किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। बोला महाराज मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेके आया हूं, तोहफा को कबूल किया जाए। महाराज बोलते हैं ठीक है यार, तोहफा तो तुम लाए हो, पर है क्या इसके अंदर। बोला कि आप खुद ही देख लो। जब वो खोलता है और देखता है तो मलिक काफूर रहता है,
मलिक काफूर के अंदर की क्वालिटी बताता है कि भाई ये तलवार वलवार चलाना सीखता है, मतलब तलवार वलवार अच्छी चला लेता है। ठीक है, तो बोला कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके दिखा दो जरा कि कैसे तलवार चलाते हो भाई, मैं भी देख लूँ। जो चलाया उलाया होगा तो बोला कि अरे यार इसको तो अपनी सेना में होना चाहिए, तुम गलत जगह के लिए लेके आ गए महारानी की रक्षा करने के लिए। हमारे महारानी की रक्षा करने के लिए तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, वो कर लेंगे, इसको क्या करो अच्छे से ट्रेनिंग व्रेनिंग दो, बढ़िया से इसको सिखाओ उखाओ, और इसके बाद सिखाने के बाद इसको क्या करो अपने सेना में रख लो, क्योंकि इसकी जरूरत अभी अपने सैन्य विभाग में है। ठीक है, बढ़िया से इसको सिखाया उखाया गया। सिखाने उखाने के बाद क्या कर दिया गया, इसको बढ़िया बना दिया गया, क्या, सेनापति। ठीक है, कहां से आया था ये आपको पता चल गया। इसके बाद 1000 रुपए का इसको खरीद के, 1000 दिनार का खरीद के लेकर के आए थे, इसलिए 1000 दिनारी इसका नाम कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा। अगर आपसे पूछता है 1000 दिनारी इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन देख लीजिए, नुसरत खां है, जाफर खां है, उलूग खां है, या फिर मलिक काफूर है। तो कौन सा टिक लगा के आओगे, मलिक काफूर को। 1000 दिनारी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीता। अब रणथंभौर क्यों जीता, अब देखो गुजरात बार बार इसको जाना है। ठीक है, तो गुजरात किधर जाएगा, राजस्थान होते हुए जाएगा। जब राजस्थान होते हुए जाएगा तो ये वाले किचपिच करेंगे, तो सोचा कि एक काम करते हैं, लगे हाथ इनको भी साफ कर लिया जाए भाई, इनको भी साफ कर दो ताकि ये किचपिच वाला रोज रोज वाला बवाल ही खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, रणथंभौर का किला भी ये लोग जीत जाते हैं। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जीत जाते हैं। आ जाइए आगे देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, चित्तौड़ अभियान के बारे में बात करेंगे। चित्तौड़ अभियान के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी आपको कहानी सुननी पड़ेगी, क्योंकि इतिहास है, इतिहास को जब तक कहानी के थ्रू ना समझे तब तक इतिहास अधूरा रह जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो हम बात करेंगे आज राजा रतन सिंह के बारे में। राजा रतन सिंह की शादी हो जाती है किसके साथ, पद्मावती के साथ। कहा ऐसा जाता है कि पद्मावती बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, और इनके एक गुरु थे, किसके, राजा रतन सिंह के, चैतन्य राघव या राघव चैतन्य, इनका अगर हम नाम बताएं आपको तो राघव चैतन्य इनका नाम था, इनके गुरु थे राजा रतन सिंह के। ठीक है, शादी वादी हुई, और शादी होने के बाद एक दिन रानी अपने जहाँ पे सोती होती होंगी तो वहाँ पे आराम विश्राम कर रही थी। तो यहाँ पे क्या करता है, जो गुरु रहता है राघव चेतन, वो चोरी छुपे देख रहा था। तभी किसी की नजर पड़ गई और ये बात राजा रतन सिंह को पता चल जाती है। जब राजा रतन सिंह को पता चलती है तो पता चलने के बाद क्या करता है, राजा रतन सिंह बुलाते हैं, और बुलाने के बाद कहते हैं कि ऐसा है कि तुम्हें देश निकाला किया जा रहा है, मतलब जो हमारा राज्य है वहां से तुम निकल के चले जाओ, किसी दूसरे राज्य में जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन तुम यहां से चले जाओ। ये बात राघव चेतन को खराब लग जाती है, क्योंकि गुरु था भाई, गुरु को ये बात खटक जाती है। और खटकने के बाद ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचता है, और अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचने के बाद कहता है कि महाराज, जो खूबसूरती राजा रतन सिंह की बीवी के अंदर है ना, पद्मावती के अंदर है ना, वो आपकी बीवी में नहीं है। मैं मानता हूं कि हर चीज आपके पास है, ठीक है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन पद्मावती जैसी खूबसूरत बीवी नहीं है आपके पास। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को खराब लग जाती है। अरे यार, कैसी बात कर रहा है तू, कैसी बात कर दी, मेरी बीवी सुंदर है भाई। तो बोलता है कि वो जो पद्मावती के अंदर बात है ना, वो आपकी बीवी के अंदर नहीं। तो कहता है ऐसा क्या है। तो एक बार कहा ऐसे आता है कि ये जाता है लड़ाई करने के लिए। ठीक है, राजा रतन सिंह के यहां जाता है लड़ाई करने के लिए, और लड़ाई में हार जाता है। और हारने के पश्चात क्या होता है कि दोनों लोग आपस में, राजा रतन सिंह और कौन, अलाउद्दीन खिलजी, दोनों लोग आपस में बैठते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम मुझे रानी पद्मावती को एक बार दिखा दो, बस इतना ही है,
दोनों लोग बैठ करके आपस में कुछ कर रहे होंगे, बैठे थे। इसके बाद बोला कि एक बार मुझे रानी पद्मावती बस को दिखा दो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात राजा को पसंद नहीं आती, बोलता है कि अरे वाह, तुम ऐसी बात बोल रहे हो। रतन सिंह को ये बात पसंद नहीं आती है, कहते हैं कि यार तुम ऐसी बात बोल रहे हो जैसे कि तुम अभी मेरी बीवी को देख लोगे, है ना। ये बात पसंद नहीं आई उसको, राजा रतन सिंह को। और इसके बाद कहता है कि ठीक है, तुमको बीवी तो मैं ही दिखाऊंगा, लेकिन अगले बार अगर तुम यहां गुस्ताखी किए आने की तो तुमको मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। ये सारा कुछ हुआ। इसके बाद कहा ऐसा जाता है कि बहुत बड़ा टीला था, टीले के ऊपर इनका महल था। तो नीचे आई ये छोड़ने के लिए, उसको टाटा बाय बाय करने के लिए कि भाई अब तुम जाओ, अपना प्रस्थान करो। और अलाउद्दीन खिलजी एक नंबर का हरामी आदमी लपेट के लेकर के चला गया राजा रतन सिंह को। बोला कि चलिए आप भी चलिए मेरे महल में, और ले जाकर के बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद क्या किया, वहां से एक फरमान जारी करवाया। और फरमान जारी करवाने के बाद उसमें लिखा हुआ था कि भाई ऐसा है कि एक काम करो कि अगर पद्मावती हमारे पास आ जाती हैं तो मैं सही सलामत राजा रतन सिंह को छोड़ दूंगा। तो बोले सब लोग कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि राजपूतानी शान वहां पर जाए। राजा रतन सिंह जाते हैं तो चले जाएं, लेकिन मैं, यहाँ के जो उनके सैनिक वैनिक थे वो बोले कि मैं खुद जाऊंगा छुड़ाने, लेकिन पद्मावती को नहीं जाने दूंगा। भले ही हम लोग मारे जाएं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। हम मर जाएं, कट जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन पद्मावती कहती हैं कि मुझे जाना है, वहां मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि राजा रतन सिंह को केवल मैं ही छुड़वा सकती हूं। बोले बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की पद्मावती ने कि भाई ऐसा ऐसा है, प्लीज समझिए बात को, कोऑपरेट करिए। बोले ठीक है, कोऑपरेट कर लिया मैंने, ठीक है जाइए, अब आपकी जैसी इच्छा हो। तो इधर से वो फरमान भिजवाती हैं कि ऐसा है कि मैं तभी आऊंगी, मेरे साथ 800 पालकियां और आएंगी, जिसमें 800 मेरी दासियां रहेंगी। बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। और साथ में एक बात और लिखी कि ऐसा है कि राजा, अगर तुम, अलाउद्दीन खिलजी को बोलती हैं कि अगर तुम मेरे लिए राघव चेतन का सर काट करके भिजवाओ तो मैं यहां से मेरी पालकी चल देगी। बोले ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए गद्दार इंसान का कैसा हाल हो रहा है। अगर गद्दारी कोई करता है तो यही हाल होना है, जैसे राघव चेतन का हुआ, गुरु जी का, राजा रतन के गुरु थे ना, गुरु थे। तो अब क्या हो रहा है, उनका हाल बेहाल हो रहा है। सर काट करके वो भिजवा देता है रानी पद्मावती के पास, क्योंकि उनके पास, पद्मावती के पास माना ऐसा जाता है कि खूबसूरती के साथ साथ दिमाग भी बहुत ज्यादा था पद्मावती के पास। अब वहां पे पूरे लोग क्या करते हैं, पालकियों में जो महिलाएं भरने की जगह में क्या करते हैं, सैनिकों को भरा जाता है। जो मेन सैनिक रहते हैं वो जाते हैं। उसके साथ साथ आप अगर ध्यान देंगे कि एक पालकी को पकड़ने के लिए कम से कम 4 लोग जाते हैं। तो ऐसे 800 पालकियों को पकड़ने के लिए कितने जाएंगे। आप तो मैथ के स्टूडेंट हो ना, तो एक बार गुणा उड़ा कर लेना और पता कर लेना, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कितनी सेना वहां पे पहुंच गई रही होंगी। ठीक है, यहां से गए और इधर से फिर से फरमान भिजवाया। जब पद्मावती पहुंची तो फरमान एक भिजवाया कि भाई ऐसा है कि एक काम करो कि मुझे पहले राजा रतन सिंह से मिलना है और उनको छोड़ दो, इसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि ठीक है, अब तो मेरे पास ही आ गई हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या करो, जाओ। अपने मलिक काफूर को भेजता है, बोलता है कि ठीक है तुम जाओ और राजा रतन सिंह को दिखा दो। तो जाता है तो दिखाता उखाता है। इसके बाद कहा ऐसे जाता है कि ये इतने में रानी पद्मावती कुछ दिमाग उमाग लगा करके निकल जाती हैं उस किले से। किले से निकलने के बाद ये लोग भाग आते हैं
और जो उनकी सेना होती है तो काट पीट के एकदम बराबर कर देती है। क्योंकि भाई अगर आप लमसम भी मानेंगे तो 1000-2000 सैनिक तो पहुंच ही गए होंगे, उससे ज़्यादा ही पहुंचे होंगे, क्योंकि 800 तो मान लीजिए सीधे सीधे पालकियों में थे, उसके साथ साथ 4-4 और गिफ्टेड थे, तो मान लीजिए 2-3 हजार सेना तो पहुंच ही गई होगी। तो वहां अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मारपीट को, उसके घरे के अंदर घुस के उन्हीं के आदमियों को मार करके ये लोग चले आते हैं। जो बाकी सैनिक थे वो सारे वहीं पे मारे जाते हैं। राजा रतन सिंह और पद्मावती केवल बच करके अपने महल में पहुंचती हैं, और पहुंचने के पश्चात ही कुछ दिनों बाद ही दोबारा से आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करने का काम करता है। अलाउद्दीन जब खिलजी दूसरी बार आक्रमण करता है तो राजा रतन सिंह को वहां पे मार देता है। वो भी इतना आसानी से थोड़ी मरेंगे राजा रतन सिंह, उसको मारने के लिए बहुत ही छल होता है। बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक साइड से लड़ रहा था, एक साइड से राजा रतन सिंह लड़ रहे थे। राजा रतन सिंह उसके ऊपर भारी पड़ गए थे। इसके पश्चात ही मलिक काफूर ने क्या कर दिया, पीछे से बाण चला दिया। किसके ऊपर? किसके ऊपर? राजा रतन सिंह के ऊपर। और राजा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात वहां की जो रानियां थी, दासियां थी, ये सारे लोग क्या करते हैं, उसी महल के अंदर खुद को जौहर कर लेते हैं। खुद से ही, अपनी इच्छा से ही क्या कर लेते हैं, जौहर कर लेते हैं। जौहर ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे आपका मौत का कुआं आपने देखा होगा ना, मौत का कुआं है, उसी में क्या कर दिया, लकड़ी भर दी जाए और कुछ ऐसा बनता था कि दोबारा उसके अंदर गया हुआ इंसान कभी निकल नहीं सकता है। कुछ इस टाइप से बना था। और वहां पे सारी रानियां और दासियां सभी लोग क्या करती हैं, जौहर कर लेती हैं राजपूतानी शान के लिए, आन बान शान के लिए, अपनी शान के लिए अपनी जान को दे देती हैं। अब सोचिए कि वहां पास इतनी सारी दासियां रानियां थी, वहां पे किस टाइप का आलम रहा होगा। अगर आपके हाथ में थोड़ी सी चाय गिर जाती है, अगर थोड़ी सी चाय गिर जाती है तो आप कितनी जलन होती है। वहां पे इतनी सारी रानी, और रानी के पश्चात क्या, उनकी दासियां और जो लोग थे वो सारी औरतें अपना जौहर कर रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक। वहां पे क्या कर रही हैं, लड़कियां कूद रही हैं उसी आग के अंदर। उस चीज की कल्पना आप कर सकते हैं कि कितना, किस टाइप का नजारा रहा होगा। चलिए आ जाइए, यहां पे क्या होता है, रानी पद्मावती को वो नहीं पा पाता कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अपनी शान के लिए रानी पद्मावती यहां पे जौहर कर लेती हैं और ये मारी जाती हैं। ठीक है। और चित्तौड़ का किला कौन जीत जाता है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे के नाम पे, खिज्र खां के नाम पे इसका नामकरण कर देता है, चित्तौड़ के किले का नाम बदल देता है। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाइए अब आगे देख लेते हैं क्या होता है कि दक्षिण भारत की जो विजय की जिम्मेदारी है वो किसको मिल गई, मलिक काफूर को। मलिक काफूर को बोला एक काम करना कि तुमने जिस तरह से मेरा साथ दिया है ना, वैसा कोई नहीं दे सकता। जब मैं लास्ट टाइम हार रहा था, चित्तौड़ का जब किला जीतने गया था तो हार रहा था राजा रतन सिंह से, तब कौन बचाया था, मलिक काफूर ने। तो एक काम करो तुम मलिक काफूर, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़ी सी और मैं बढ़ा देता हूं कि दक्षिण भारत का जो एरिया है वो तुमको सौंप रहा हूं कि तुम वहां का सारा अभियान देखोगे, जो भी लड़ाई झगड़ा होगा वो सारा तुम्हारे अंडर में होगा। ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है जी मालिक, मैं यही तो चाहता था कि आप दे दो मुझे, है ना। तो क्या करता है मलिक काफूर, सबसे पहले जाता है 1307 में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर देता है। लड़ता है और सीधे क्या करता है, उन्हें पराजित कर देता है। अब पराजित करने के बाद यहीं पे उसका काफिला नहीं रुका, उसने क्या किया, 1309 में दोबारा से दूसरी जगह आक्रमण किया। कहां पे किया, बरगाल में आक्रमण किया। वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव को हरा दिया, प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। ठीक है। इसके बाद हम इस अभियान को
यहीं पे खत्म करते, क्योंकि देखिए 2-4 और हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें यूपीएससी की तैयारी थोड़ी करनी है। यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है आपको। उत्तर भारत का लास्ट अभियान कब हुआ? 1311 में। कब हुआ? 1311 में लास्ट अभियान हुआ था उत्तर भारत का। अब अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो यहीं पे क्या होता है, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है इसकी, और जामा मस्जिद के बाहर इनका मकबरा है, वहां पे इनको दफना दिया जाता है। यहीं से आप कहें तो खिलजी वंश खत्म हो जाता है। लेकिन 2 शासक और आए और चले गए, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ये क्या करते हैं? राजा बनते हैं। और राजा इस टाइप का ये आदमी था, राजा क्या कहें इसको, ये इस टाइप का आदमी था कि दारू वारू पी करके कहीं ना कहीं पड़ा रहता था, इसको मतलब ही नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप का आदमी था। ठीक है, तो 1316 से 1320 तक इनका कार्यकाल था। इस कार्यकाल में इन्होंने खूब दबा के दारू पी, जितना ये पी सकता था उतनी दारू ये इंसान पीता है। और पीते पीते जब इससे परेशान हो जाते हैं वहां के जो प्रधानमंत्री के जो पद मैंने आपको बताया था कि मुख्य पद है, तो मुख्य पद पर उस टाइम पे बैठा हुआ कौन था? खुसरो खां। खुसरो खां देखते देखते जब परेशान हो गए कि ऐसे राजा से अच्छा तो था, मतलब राजा ही ना हो, एक काम करो इसको निपटा ही दो। तो क्या करता है कि 1320 में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मार देता है, इसकी हत्या कर देता है। कौन? उसी का प्रधानमंत्री। बोलता है यार ये दारू पीकर दिन भर मुझे ही गाली देता है ये दारू पी करके इसी के पास जाएगा, करी आ रहा था कि बाहर निकलो, इधर आ मेरे पास, पहले इधर आ, आज पैर तूने नहीं छुआ मेरा, पहले पैर छू, चल चल पैर छू, पैर छू। 3 बार सलामी नहीं दागी तूने। ये परेशान हो गया यार, बोला कि बार बार मैं पागल हूं क्या, बार बार मैं वो करूंगा। तो इसने क्या किया, खुसरो खां ने हत्या कर दी, किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दी। इसके बाद नसरुद्दीन क्या करता है, कमान को संभालता है, और संभालने के बाद यहीं से खिलजी वंश का अंत हो जाता है। इसके बाद आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तुगलक वंश के बारे में। कैसे तुगलक वंश यहां पे सल्तनत काल में आता है और कितने दिन तक राज करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।